हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज फिजिक्स गुरु में हम लोग लेके आ रहे हैं एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर वही वेक्टर का अगला सीरीज में अगला पार्ट। और आज हम लोग वेक्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या वेक्टर होता है और वेक्टर के कुछ बेसिक सिग्निफिकेंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडिशन, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे डेरिवेशन के साथ, और लास्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। सेट ऑफ कंसिडरेशंस हैं, कुछ क्वांटिटीज का एक पर्टिकुलरली एक नाम दे दिया गया कि इनको वेक्टर बोला जाएगा। तो फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज होता क्या है, मतलब क्या कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी का पहला पॉइंट ये है कि इसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा को क्या करता है? फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए, हर एक वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और जो मैग्नीट्यूड जिसके पास हो, वो जरूरी नहीं है कि वेक्टर है। क्योंकि अगर आप करंट का एग्जांपल लेते हैं, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से जो भी जो भी क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने के साथ साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हैं उनके पास, वो वेक्टर कहलाता है। सिंपल। तो कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। पहला एग्जांपल है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के पास देखो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास हो गया फोर्स। फोर्स के पास भी डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हम लोग ऑफनली बात करते हैं कि कोई फोर्स कहीं पे लग रहा है तो कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करता है और ये वेक्टर भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा चीज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी जो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है रहेगा। और वेक्टर अलजेब्रा तो भूल ही जाइए। तो बेसिकली जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। कौन कौन होते हैं वैसे क्वांटिटीज? जैसे कि एक एग्जांपल है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास एक एक एग्जांपल हो गया। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी में आ गया। दूसरा एग्जांपल हो गया स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तीसरा क्वांटिटी होता है जो आप कॉलेज बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी जिसका डिटर्मिनेंट से रैंक निकाल के, जिसका रैंक 1 होता है उस तरीके से निकाल के फिर टेंसर। अभी आप उसमें ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि हाँ, टेंसर क्वांटिटी तीसरा क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आपका हो गया करंट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है? देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक एरो की तरह ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये एरो का पीछे वाला पार्ट को बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द वेक्टर। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। क्या होता है पीछे वाला पार्ट? उसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। आगे वाला का पार्ट को बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एक टेल और एक हेड होता है। हेड रिप्रेजेंट करता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में इंप्लीमेंट हो रहा है। मान लो कि फोर्स है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर मैं बोलूँ कि इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो किधर से किधर एक्ट हो रहा है? ऊपर से नीचे एक्ट हो रहा है। तो ऊपर से नीचे एक्ट हो रहा है तो हम लोग किससे बताएंगे? ये एक वेक्टर के साइन से बताएंगे। तो वेक्टर साइन, वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, ये इसका डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, ये इस एरो से पता चलता है, ठीक है। वेक्टर के पास एक टेल होता है, एक हेड होता है, ठीक है। वेक्टर के पास आपने जैसे मान लो कि अगर नॉर्मली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, तो अगर कोई क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी है उसको अगर वेक्टरली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो क्वांटिटी ए है तो उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ऐसे एक एरो बना देंगे, ठीक है। बुक्स में काफी बार आप लोग देखेंगे कि एक सॉलिड, मतलब एक डार्क बोल्ड टेक्स्ट में वेक्टर वेक्टर दिखाया जाता है, ठीक है।
एकदम डार्क टेक्स्ट में वेक्टर दिखाया जाता है। तो हम लोग बार बार तो कॉपी में पेन से वैसे घिस सकते हैं नहीं, तो हम लोग ऊपर में एरो लगा देते हैं। तो ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग ए मॉड से, अगर ए वेक्टर है तो इसके में ए वेक्टर है अगर, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग ए मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? समझ में आ ही गया होगा। तो ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है हमारे फिजिक्स में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको समझते हैं, तो उनमें दो केसेस आते हैं। पहला चीज़ हम लोग को उनका मैग्नीट्यूड समझना पड़ता है, दूसरा चीज़ हम लोगों को उनका बिहेवियर डायरेक्शन समझना पड़ता है कि उसको रिप्रेजेंट आखिरकार किया तो किया जाए कैसे। ठीक है, तो वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। अच्छा, वेक्टर नोटेशन आप लोग समझ ही गए, वेक्टर में एक हेड एक टेल होता है, ये आप समझ ही गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पहला वेक्टर है वो है ए वेक्टर। ठीक है, वो वेक्टर मेरे पास हो गया ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर। बी वेक्टर मान लो मेरे पास है ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये तुम्हारा हो गया क्या, टेल, ये तुम्हारा हो गया हेड, ये तुम्हारा हो गया टेल, ये तुम्हारा हो गया हेड। ठीक है, तो वेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या, कि मान लो ये तुम्हारा कोई वेक्टर है जिसका टेल इधर है, हेड इधर है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसको पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे ये नहीं होगा। ठीक है, पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसका स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। सामने वाले एक्सिस से इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बट इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। तो पैरेलली शिफ्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्या हो गया, कि इसका एक प्रॉपर्टी है वेक्टर का कि ये पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। इट कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, शिफ्टेड इन पैरेलल मैनर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में ही आया होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को दो एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों दोनों के टेल को मिला देंगे। क्या करेंगे, टेल को मिला देंगे। तो चलो टेल को मिलाते हैं। तो पहले ये वाला वेक्टर को यहाँ लाओ। ठीक है, ये कुछ ऐसा था, इसका टेल यहाँ था। ये वाला वेक्टर कुछ ऐसा था, ये वाला वेक्टर को भी लेके आओ। तो इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के मीटअप पॉइंट हुआ, ये तुम्हारा जो है सो यहाँ से आप लोग एंगल ले सकते हैं। अगर ये थीटा डिग्री एंगल है तो ये ले सकते हैं। कभी भी ये भूल ना करें कि आप किसी के हेड को किसी के टेल से मिला दे तो वो आपको एंगल नहीं देगा, वो आपको एंगल नहीं देगा। तो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, just match its head to head of another vector, ठीक है। ये बात सिंपल आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जानते हैं आगे। ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, क्या क्या वेक्टर होता है। पहला चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको सीखना है तो एक पॉइंट सीखना पड़ेगा, वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम ही से पता चलता है, अगर आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जो मॉड ए कितना होगा, मॉड ए 1 होगा। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स में इसका यूज इस वजह से होता है क्योंकि ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ऊपर में कैप लगा दिया जाता है। कैसे क्या लगाया जाता है? रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका, इसके अगर ए वेक्टर है, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए? कैप लगा दिया जाए। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है? यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं करेंगे, किसी भी वेक्टर वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मतलब ए कैप को फाइंड करने के लिए ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर, अच्छा यहाँ पे यूनिट वेक्टर में एक पॉइंट लिख लो तुम लोग, एक पॉइंट लिख लो कि ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूजफुल है, डायरेक्शन फाइंड किया जा सकता है इससे, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड किया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप आगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह चीज़ों में जाएंगे तो आपको यूनिट वेक्टर का ढेर काम मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर को नहीं करें, अगर किसी भी, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, ठीक है, वेक्टर दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि हाँ इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो कुछ नहीं करना है, उसका मॉड पहले निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देना है। इससे आपको उसका डायरेक्शन तो मिल ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको उसका ये भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड आपका वन वन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं करवाऊंगा 2 स्लाइड के बाद, पहले मैं सबको समझा दूं। दूसरा चीज हमारे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बहुत सीधा चीज है। क्या पता चलता है? जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 0, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? 0, मैग्नीट्यूड होगा 0, ठीक है। आप लोग बोले भैया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो पढ़ा क्यों रहे हो? तो पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जो फोर्स होता है वो इस वजह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से ये इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बन जाता है फिजिक्स में, काफ़ी टाइम्स हम लोग रिप्रेजेंट करने में, रिप्रेजेंट जब करते हैं तो हाँ, ये हम लोग समझते हैं कि कई बार जीरो चीज़ों को, नल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगला चलते इक्वल वेक्टर। देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, अगर कोई मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो मान लो 30 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, अगर कोई बोला, ठीक है, 30 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन अगर कोई बोल दिया, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि हम लोग वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कि वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कोई वेक्टर है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा ही बोलेंगे कि बी वेक्टर है कोई, बी वेक्टर है, वो तुम्हारा हो गया 60 न्यूटन, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यही वेक्टर है, उसको डबल कर दो और नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड 30 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 60 हो गया। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि भैया भैया आप बताइए कि क्या हम लोग बी वेक्टर को 2a बोल सकते हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड डबल है। तो इसी तरीके से देखो वेक्टर का जो एरो बनता है, वो एरो बनता है एकदम, मतलब कंपेयर करके। मान लो पहले वेक्टर का एरो तुम लोगों ने लिया 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तुम लोगों ने लिया 5 सेंटीमीटर का, तुम लोगों ने एरो बनाया। तो वेक्टर का ऐसा नियम है कि अगर 60 न्यूटन का, अगर उसी क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम ले रहे हो, अगर सब कुछ सेम लग रहे, साइन कन्वेंशन भी सेम ले रहे हो, तो 60 न्यूटन को अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे, अगर 30 न्यूटन को तुमने 5 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है, तो 60 न्यूटन को तुम लोग 10 सेंटीमीटर में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो कुल मिला के अगर ए वेक्टर इतना है, तो ए वेक्टर का दुगुना बनेगा, दुगुना साइज का बन जाएगा तुम्हारा बी वेक्टर। इतना बात समझ में आया? तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, अगर ए मॉड ए इजकल टू मॉड बी होता है, ठीक है, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, सेम है, तो वैसे केसेस में उन सभी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है आप ही बताइए? उस वैसे केसेस में उनको बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? इक्वल वेक्टर्स। तो यही चीज़ जो है, इन्हीं सभी चीज़ों को बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स। मतलब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बाकी सारी चीज़ सेम है,
तो उनको क्या बोला जाएगा, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पैरेलल वेक्टर, अगर देखो दो वेक्टर जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज है, समझो बात को, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज है लेकिन डायरेक्शन सेम है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है, ठीक है, मान लो कि वो एक वेक्टर ए है, वो तुम्हारा हो गया ये, जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 30 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा बी है, ठीक है, उसका ये ऐसे हो गया, मतलब उसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा। मान लो ये 60 न्यूटन है, ठीक है, तो ये दोनों का डायरेक्शन तो दोनों का किस साइड है, इस साइड, इस डायरेक्शन में दोनों, तो दोनों का क्या हुआ, डायरेक्शन सेम हो गया लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों के बीच में पैरेलल, डिस्टेंस रिमेन सेम इन पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो ये पैरेलल वेक्टर है और इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर ए वेक्टर है वो 60 न्यूटन का हो गया और वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन लग रहा है तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, क्या सॉरी, निगेटिव वेक्टर अगर मैं बोलूँ कि बी वेक्टर कोई है, ठीक है, बी वेक्टर कोई है, वो है तुम्हारा -60 न्यूटन, ठीक है, या बोल सकते हैं उसको साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस लिख दिया तो साउथ डायरेक्शन लिखने का, साउथ सॉरी, साउथ नहीं, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो माइनस लिख दिया तो वेस्ट लिखने का उतना कुछ जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने क्लैरिफाई करने के लिए एक बार लिख दिया है। तो अगर अगर हम लोग इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी वेक्टर इज इक्वल टू -60 न्यूटन है, तो ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर जो होगा वो होगा बी वेक्टर, क्या होगा, बी वेक्टर। तो बेसिकली रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जा सकता है। अगर ए वेक्टर को आप लोग 60 न्यूटन बोले, अगर उसका आपको निगेटिव वेक्टर बोले तो कुछ नहीं करना है, आप उसका डायरेक्शन इनवर्स कर दें, नॉर्थ है साउथ कर दें, ईस्ट है वेस्ट कर दें, वाइस वर्सा, ठीक है। आगे जाते हैं कंकरेंट वेक्टर, ठीक है। कंकरेंट वेक्टर क्या होता है, इसका एक और नाम होता है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, मतलब मान लो कि को इनिशियल वेक्टर का यही मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा। मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वेक्टर एक ऐसे हो गया, ठीक है, एक वेक्टर यहीं से यहाँ जाएगा, एक वेक्टर यहाँ जाएगा, एक वेक्टर यहाँ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट सेम है, बाकी डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो इसी को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर या कंकरेंट वेक्टर, ठीक है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही चीज़ काफ़ी टाइम में अगर आप पढ़िएगा बाद में वेक्टर अलजेब्रा, तो उसमें आपको ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनिशियल पॉइंट सेम है, बाकी डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमेशा सेम रहेगा, इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा सही रहेगा, और वेक्टर अलग अलग रहेंगे, मतलब एक पॉइंट से डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर निकलेंगे, उन्हीं को बोला जाता है कंकरेंट वेक्टर। तो क्या हो गया, इनिशियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनिशियल पॉइंट सेम आर सेम ऑफ वेरियस वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ओके, ये वाला चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे चलते हैं को प्लेनर वेक्टर। अच्छा, को प्लेनर मतलब को प्लस प्लेनर, ठीक है, को प्लेनर मतलब को प्लस प्लेनर, मतलब सेम प्लेन से ऑरिजिनेट है। मान लो कि ये एक 2D प्लेन है, ठीक है, 2D प्लेन है, तो जो वेक्टर होगा, जितना सेट ऑफ वेक्टर होगा, दो वेक्टर को को प्लेनर वेक्टर तभी बोलेंगे जब दोनों सेम प्लेन में डाई करते हैं। अगर 2D प्लेन है और एक्स वाई प्लेन है, मान लो कि एक्स वाई प्लेन है ऐसे, ठीक है, मान लो कि एक्स वाई प्लेन है तुम्हारा ऐसे, ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर तुम्हारा हो गया ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर हो गया तुम्हारा ऐसे,
तो ये दोनों जो है सो तुम्हारा कोप्लेनर वेक्टर हो, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है। अगर मान लो कि कोई वेक्टर तुम्हारा ऐसे रहता और कोई वेक्टर तुम्हारा ऐसे रहता, तो ये एक्स वाई प्लेन में है और ये एक्स जेड प्लेन में है, तो प्लेन अलग हो जाता तो ये कोप्लेनर नहीं रहता। तो टू वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। अगर मान लो कि कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से, स्केलर मतलब 2, मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू ए वेक्टर, तो इस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बेसिकली जो है सो हम लोग क्या मतलब इसको अगर जनरल थिंकिंग से अप्लाई किया जाए तो ए वेक्टर को ही दुगुना कर दिया गया है। मतलब ए वेक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को दोगुना कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। अगर अगर हम लोग ए वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड अगर 5 है, 5 यूनिट है, ठीक है, ए मॉड का, तो जो बाद में बन के आया 2a, ठीक है, वो तुम्हारा 10 यूनिट का होगा, 2 मॉड ऑफ ए। ठीक है, यही चीज होता है। तो बाय मल्टीप्लाइंग वेक्टर with scalar we get scalar of multiplication and division, whatever to say, it is operated with the magnitude of the vector। मतलब कहने का यही मतलब है कि जो भी प्रोसेस होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, वो क्या होगा, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि कोई वेक्टर है ए इजकल टू सॉरी कोई वेक्टर है, वो तुम्हारा है ए वेक्टर इजकल टू ए, ठीक है, और बी वेक्टर इजकल टू -3/2 ए। यहाँ पे जनरली तुम्हारा एक सॉल्यूशन टाइप का दे दिया है, लेकिन आप लोगों को इधर नहीं देखना है, मैं इसको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेंटल थिंकिंग अवेयरनेस जो जब आप 11th में तुरंत आया, तो थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड -3/2। अगर सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो बोलता है कि -3/2 का अगर मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो 3/2 है, सही में। अगर मॉड बी का अगर हमने लोग ये अगर लिखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका 3/2 होगा, ठीक है। और किसके 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर है, ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर है। तो अगर बोलते हैं, और वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ए डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इसका है। मतलब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर कंसीडर करते हैं कि अगर वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, कैसा है, ए वेक्टर ऐसा है, तो ए वेक्टर की एकदम उल्टा डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होगा, दोनों एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब ए वेक्टर का कि मैंने क्या बोला था कि जो तुम्हारा रहता है निगेटिव वेक्टर, ठीक है, निगेटिव वेक्टर का क्या हो गया तुम्हारे पास, वो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक निगेटिव वेक्टर अपने लोगों ने पढ़ा था। दूसरा वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि दूसरा होता है तुम्हारा पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है ना, कि एंटी पैरेलल वेक्टर वो होता है कि जिसमें एंटी पैरेलल रहेगा,
मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट कौन भी हो सकता है, लेकिन रहेगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री मेंटेन करके रखेगा दोनों के बीच में ओरिएंटेशन। तो चलो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ ही गया। तो अगर ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का अगर मॉड है, मॉड ए इक्वल टू ए होता है, तो इसका जो 180 डिग्री एंटी पैरेलल में जाएगा वो कैसा जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, बी वेक्टर इजकल टू -3/2 ए, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में थीटा इजकल टू कितना होगा, अगर 180 डिग्री, अगर अगर ये एंटी पैरेलल है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। देखो मान लो कि दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, एक ऐसे है एक वेक्टर, एक एक तुम्हारा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक दो वेक्टर ऐसे है। तो इसके बीच में एंगल कैसे निकाला जाए, इसके बीच में एंगल कैसे निकाला जाए, जनरली कुछ नहीं किया जाता है। तुम इसके बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ये तुम्हारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक डायगोनल बीच में ऐड कर देंगे, और एक जितना साइड ये है, मतलब मान लो कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर इस वेक्टर को ऐसे मान लेंगे कि इधर भी है, और ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, डायगोनल है, ठीक है, वो डायगोनल तुम्हारा हो गया इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस आर वेक्टर का क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये इसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। वैसे वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू, मतलब ए प्लस आर वेक्टर इक्वल टू होता है, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो क्या करना है, अगर मान ले पास हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास एक है, तो क्या करें, बी वेक्टर, तो क्या करें, जस्ट पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के पूंछ को मिला देना है, ठीक है। पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को मिला देना है, और उसके बाद ट्रायंगल कंप्लीट करना है। लेकिन ट्रायंगल उस सीक्वेंस में नहीं, मतलब तुम लोगों को इधर इधर हेड नहीं रखना है, ठीक है, इधर हेड रख नहीं रखना है, तुम लोगों को इधर हेड रखना है, इधर रखना है, इधर, ठीक है। मतलब ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे गया, तो तुम लोगों को ऐसे लेके जाना था, लेकिन ऐसे लेके नहीं जाओगे, ऐसे ही लेके जाओगे, ठीक है, मतलब उल्टा कर दोगे। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी घचपच हो गई है, तो थोड़ा साफ सुथरा करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर अगर तुम्हारे पास कोई ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर, इसके हेड से तुमको एक अगले का पूंछ मिलाना है, और ये प्रोसेस अगला अगला बार जो है, मतलब जब तुम लोगों को फाइनल मिलाना पड़ेगा ट्रायंगल कंप्लीट कराने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे, सीक्वेंस को उल्टा कर दोगे, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे हेड से टेल मिला रहे थे, वैसे यहाँ पे नहीं मिलाओगे, यहाँ पे तुम लोग सीक्वेंस को उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो सीक्वेंस को कैसे, अगर होना चाहिए था कैसे, इधर हेड होना चाहिए था और इधर टेल होना चाहिए था, लेकिन अब इधर हेड होगा और उधर टेल होगा। तो यही तुम्हारा जो है वी वेक्टर, यही जो तुम्हारा है वो बोला जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब इसका जो फाइनल हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट का क्या होता है, ये फॉर्मूला रूट अंडर mod of it, root under r square, sorry, root under a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इसका सबका मॉड होगा, प्लस 2ab, सबका मॉड होगा 2ab साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। चलो इसको प्रूफ करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक वही प्रोसेस करना है, इसके हेड से इसके टेल को मिला दो, ठीक है, इसके हेड से इसके टेल को मिला दो, और उसके बाद फाइनल में सीक्वेंस को तोड़ दो, ठीक है, सीक्वेंस को तोड़ दो। तो कुछ नहीं करना है, अगर इसको मॉड वेक्टर ए है, ठीक है, इसको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है,
तो अगर मान लो कि हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा वेक्टर इसको भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर बी है, ये वाला वेक्टर जो है सो वो बी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे वो एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको बोल सकते हैं बी वेक्टर और कॉस थीटा, ठीक है। और अगर ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसको तो बी में सॉरी, ये वेक्टर अगर बी है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं वी साइन थीटा, ठीक है। वी साइन थीटा होगा, नहीं वी साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये वाला एंगल, अगर फाई अगर इसको माना जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस फाई, ठीक है, उस तरीके से। तो इसको भी अगर उस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बोलेगा तो वो बोल सकते हैं कि बी वेक्टर में ही कुछ साइन साइन फाई करके बोल सकते हैं, ठीक है, साइन फाई करके बोल सकते हैं। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो एंगल तो ये वाला होगा, और थीटा सेम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो टेन थीटा अगर कोई मेरे से पूछता है कि टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होना चाहिए। तो अगर बी साइन थीटा अगर मैं बोलूँ, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से ये आता है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये वेक्टर है, हम लोगों को ये वाला चीज़ निकालना है, मतलब ये वाला चीज़ जो है सो इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट अगर निकालना है तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में सिंपली, एक मिनट, थ्योरम थ्योरम मैं लिख लूँ थोड़ा सा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली चीज़ें लोग भूल जाते हैं काफ़ी, टेंथ के बाद हम लोग याद नहीं रखते हैं बेसिक चीज़ें, और हम लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा है। हम लोग सब चीज़ पढ़ चुके हैं अभी तक, नाइन्थ में ही टेंथ में ही काफ़ी हद तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को छू चुके होते हैं। और काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि 11th-12th में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों बात यही है कि लोग बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे हाई लेवल बुक्स बनाते हैं। आज हम लोगों का एक वीडियो उस पे भी आएगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इरोडोब लेके आ जाते हैं अपने घर में और फ्लेक्स करते हैं कि हाँ ये बनाने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है अच्छा, और उल्टा आपका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने रूट्स को नहीं पकड़ेंगे तो फिर स्टेम्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई में। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। ट्रायंगल के हिसाब से पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा बी साइन। अगर इसको बी साइन थीटा को थीटा के ही टर्म्स में लिखें तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर को ए का मॉड का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट के अंदर दे देंगे और यही तुम्हारा एच या आर मिलेगा। तो इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो फिर सॉल्व करने के बाद आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा रिजल्टेंट का ये फार्मूला आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का तुम लोगों को फार्मूला आ गया। तो ये बहुत अच्छा है। अगला चलता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है यार, देखो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं है। बेसिकली तुम लोगों को जो भी मान लो कि जैसे अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग कि ए वेक्टर, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, इसका रिजल्टेंट फाइंड कर रहे थे। तो बी वेक्टर क्या, बी वेक्टर का निगेटिव फाइंड कर लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आर वेक्टर ही होगा, ठीक है, मतलब आर वेक्टर अपने टर्म्स में, उस टर्म्स में नहीं। तो वो भी अगर निगेटिव फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है। बाकी फार्मूलाज में भी, फॉर एप्लीकेशन इन फार्मूलाज we can put minus b in terms of b in every result for finding resultant, for finding resultant
एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगॉन लो, अच्छा एक और है पॉलीगॉन लो, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 5 वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर ऐसा हो गया तुम्हारे पास, बी वेक्टर तुम्हारे पास ऐसा हो गया, ठीक है। सी वेक्टर तुम्हारे पास ऐसा हो गया, और डी वेक्टर तुम्हारे पास हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पहला डी वेक्टर ऐसा है, उसको यहाँ पे लेके आ जाओगे, ठीक है। ये तुम्हारा डी वेक्टर है। दूसरा तुम्हारे पास सी वेक्टर कुछ ऐसा है, तो मिलाओगे, देखो सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, टेल को हेड से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा दो वेक्टर आ गया, दो वेक्टर को लेके तुमको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। मतलब इसका रिजल्टेंट ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये डी था, ये सी था, मतलब ये हो गया तुम्हारा डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हारा जो है सो डी प्लस सी एक नया वेक्टर आ गया, उसके साथ तुम वी वेक्टर को ऐड कर सकते हो, ठीक है। वी वेक्टर के बाद फिर ये दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, R2 हो जाएगा जिसका नाम, और फिर इस वेक्टर को लेके एक यहाँ पे ए वेक्टर और है, ठीक है। ए वेक्टर में फिर यहाँ पे एक रिजल्टेंट होगा, ये R3 हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बना सकते हैं। ये उतना काम नहीं आता है, लेकिन काफ़ी टाइम्स में ये काम आता है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बार बार ट्रायंगल लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ा सा हर एक बार आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उस रिजल्टेंट को एक आप एक नया वेक्टर देख सकते हैं उसको, और उस नए वेक्टर को आप फिर ऐड करेंगे नए वेक्टर में, तो फिर फाइनली आपको जितना भी आपके पास रहेगा वेक्टर, उसके हिसाब से आप नए नए रिजल्टेंट्स बना के फाइनल रिजल्टेंट्स पा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि अभी तक आपको मज़ा आया होगा, और छोटा सा पार्ट है, इजी पार्ट है, तो आपको इंटरेस्ट भी आया होगा। चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बाद में, लेकिन अभी इजी है तो अभी मन लगा के पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं हो कि बाद का भी नहीं समझ में आया और अभी का तो नहीं समझ में आया। अगर आपको किसी भी टाइप का परेशानी है, कि आपको लग रहा है कि हाँ, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हम लोग से भी गलती होती है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम लोग के बारे में कि सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। एक आदमी हमेशा सीखता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सीखने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए बैठा हूँ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन 2AA एंड 4A, ठीक है। 2A एंड 4A, तो ये सभी क्वेश्चंस आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट आए आप टेलीग्राम पे दे सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आए टेलीग्राम पे दे सकते हैं। कोई परेशानी आए आप डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसमें आप दे सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, आई होप मुझे चारों के डीएम आए कि आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। मैं ये क्वेश्चन अभी भी बता सकता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना है कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लास में पढ़ने का एक सिंपल तरीका यही है। चलिए लेक्चर हो गया है हमारा खत्म, थोड़ी देर बात करते हैं। क्लास में पढ़ने का यही सिंपल तरीका है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अब से खुद से लिख के सारे कंसेप्ट को हाथ से लिख के बताऊंगा कि आपको क्लासरूम वाली फीलिंग्स आए, वो ब्लैक बोर्ड चौक वाली फीलिंग आए। तो इसी वजह से मैं खुद से अपने हाथ से सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सारे कंसेप्ट लिख रहा हूँ कि आप समझ पाएँ, और आपको उतना हैक्टिक, उतना पीपीटी लिखा हुआ पढ़ा हुआ नहीं समझ में आया। लेकिन मेन बात यह है कि आपको अपने साथ क्या करना है, आपको अपने साथ एक कॉपी रखना है, एक पेन रखना है, और साथ में आप जितना भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाते चले जाएं। जो भी मैं बोल भी रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सभी जितनी चीज़ मैं बोलता हूँ वो लिखता हूँ वो वाइट बोर्ड पे या पेन टैब पे। आप जितना चीज़ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो आप खुद अपने कॉपी में नोट करते रहिए, नोट्स बनाइए। अच्छे नोट्स बनाएंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे, मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे, और बाकी वही आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस इंक्लूड करेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हसल करते रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।